हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। आज की इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 10th का सैंपल पेपर। क्लास 10th का सैंपल पेपर रिलीज हो चुका है और ये हम सबको पता है। ये जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि ये जो सैंपल पेपर है हमारा, ये 2023-24 का है क्लास 10th के लिए साइंस, और यहाँ पर जो हमें सब्जेक्ट कोड भी दिया हुआ है। स्टूडेंट्स, अब हमें ये देखना है कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर जो रहता है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। हमारा आप ध्यान से देखोगे तो हमारा क्वेश्चन पेपर जो है ये सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई में डिवाइडेड रहता है। अब देखो इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो है हमारे 39 क्वेश्चंस। अब ए सेक्शन में क्या है, पूरे ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस है। बी सेक्शन में शॉर्ट, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ है। सी सेक्शन में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, और जो डी सेक्शन डी जो है उसमें 3 लॉन्ग आंसर्स रहेंगे और इसमें हमें इंटरनल चॉइस भी मिलेगी। सेक्शन ई जो देखेंगे हम, उसमें जो है हमारे केस बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन पेपर में आप देख सकते हो कि सभी, जैसे एमसीक्यू हुआ, असर्शन रीजन बेस्ड हुआ, वेरी शॉर्ट आंसर हुआ, शॉर्ट आंसर, इन सबको जो है इंक्लूड किया गया है। तो आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं, आज हम सॉल्व करने वाले हैं केमिस्ट्री के सभी क्वेश्चंस जो हमारे लिए हेल्पफुल होंगे। स्टूडेंट्स, आप साइंस का पेपर में जैसे आपको पता है कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी तीनों को क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं आज की क्लास में जो आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो है हमारे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। केमिस्ट्री के क्वेश्चंस के लिए मैं इस तरीके से आपको समझाते चलूंगी। अब आप सबसे पहले देखिए कि 7 मार्क्स जो है, यहाँ पर बता देती हूँ, फर्स्ट 7 क्वेश्चंस जो है ये केमिस्ट्री के ही है। तो चलिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर ये क्या किया है, ये पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में कहा गया है आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट विच रिप्रेजेंट द सॉलिड स्टेट इन द अबव रिएक्शन। तो रिएक्शन को समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए 2 टेस्ट ट्यूब है और हम दोनों टेस्ट ट्यूब को मिक्स कर रहे हैं। एक टेस्ट ट्यूब में हमें बताया गया है कि टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन है, और एक टेस्ट ट्यूब है जो है हमारे पास में बेरियम क्लोराइड की। तो हम यहाँ पर इसकी रिएक्शन देख सकते हैं कि जब हम सोडियम सल्फेट में, यहाँ पर आपको इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है। अब मुझे कैसे पता कि इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में कहीं पर भी इक्वेशन हमें नहीं दिया है। तो हम सिंपली इसी तरीके से लिखेंगे, सोडियम सल्फेट की रिएक्शन हो रही है बेरियम क्लोराइड से, सोडियम सल्फेट की रिएक्शन हो रही है बेरियम क्लोराइड से, और जब ये रिएक्शन होगी तो हमें डेफिनेटली पता है कि ये रिएक्शन जो होगी वो होगी डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शंस होती है जिसमें एक्सचेंज ऑफ ग्रुप और एक्सचेंज ऑफ एटम्स हो सकता है। तो आप देख सकते हो कि सोडियम सल्फेट जो है, ये सोडियम सल्फेट रिएक्ट होगा बेरियम क्लोराइड के साथ में, और हमें जो मिलेगा वो होता है बेरियम, यहाँ पर हमें मिलता है बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट जो कि पीपीटी के फॉर्म में होता है, और साथ में ही हमें मिलेगा सोडियम क्लोराइड। मैं कोई भी फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सोडियम क्लोराइड, अब सोडियम क्लोराइड तो सॉलिड फॉर्म में नहीं बनता है, तो सॉलिड फॉर्म में कौन सा बनता है हमारा, व्हाइट कलर का पीपीटी, ये बनाता है बेरियम सल्फेट। और यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन समझो ध्यान से, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट विच रिप्रेजेंट्स द सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट तो सिर्फ बेरियम सल्फेट की होती है, इसीलिए हम करेक्ट ऑप्शन देखेंगे कि बेरियम सल्फेट ऑप्शन कहाँ है, और हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, बेरियम सल्फेट। बेटा जल्दबाजी में और किसी भी ऑप्शन पे टिक मत लगा देना, ध्यान से करना। तो आंसर फॉर दिस वन इज आंसर बी, दैट इज बेरियम सल्फेट। अब हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हमसे बोला गया है द कलर ऑफ the solution observed after 30 minutes of placing zinc metal to a copper sulfate solution। अब देखिए रिएक्शन क्या हो रही है या क्या कर रहे हैं रिएक्शन में, इन्होंने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया है, मतलब CuSO4 सॉल्यूशन लिया है और इसमें जिंक को ऐड किया है, और अब हमसे पूछ रहे हैं कि यहाँ पर जो रिएक्शन होगी उसका कलर क्या होगा। तो पहले रिएक्शन को समझ लेते हैं। जैसे कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी, ये रिएक्शन जो है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है,
जिसमें मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है, और जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव मेटल है, इसीलिए ये Cu को डिस्प्लेस करेगा। जब ये Cu को डिस्प्लेस करेगा मतलब यहाँ पे ZnSO4 का सॉल्यूशन बनेगा और साथ में कॉपर डिपॉजिट होगा। अब देखो जो CuSO4 होता है इसका ओरिजिनली कलर ब्लू होता है, जबकि जो ZnSO4 होता है इसका ओरिजिनल कलर अगर हम देखें तो इसका कोई कलर ही नहीं रहता, इसलिए हम इसको कलरलेस कहते हैं। अब वो क्या कह रहे हैं कि भाई 30 मिनट्स के लिए आपने छोड़ दिया, रिएक्शन करवा ली और अब आपको जो है ये सॉल्यूशन मिल रहा है। तो इस तरीके से जब आप देखते हो तब हमें पता चलता है कि हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है ये ऑप्शन बी है। तो हम करेक्ट आंसर जो है यहाँ पर लिखेंगे ऑप्शन बी। ठीक है, तो हमने कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई किया कि ये कलरलेस होता है और ये ब्लू होता है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी केमिस्ट्री का ही है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है हमसे, देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लो ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट, माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट। सबसे पहले हमें ये देखना है कि इस क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ा करो, माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट। अब नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट क्या होगा, देखो अब सबसे पहले तो देखो ये CaOH होल ट्वाइस, ये क्या है, एक बेस है, ठीक है। NaCl क्या है, एक सॉल्ट है जो और एक ये ऐसा सॉल्ट है जो किससे बना हुआ है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से बना है। मतलब इस सॉल्ट का नेचर जो रहेगा वो होगा न्यूट्रल, न्यूट्रल इन नेचर रहेगा। क्यों न्यूट्रल इन नेचर है, क्योंकि न्यूट्रल इन नेचर, ये ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है। NaOH में देखती हूँ तो ये बेस कहाँ है और हमसे क्या पूछा गया है, बेसिक सॉल्ट पूछा गया। तो NaHCO3 जो है ये एक सॉल्ट है और ये एक ऐसा सॉल्ट है जो बना हुआ है स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बना है, और इसीलिए इसको हम कहते हैं कि ये स्लाइटली बेसिक इन नेचर होता है। क्या होता है, बेसिक इन नेचर। और यही हमसे पूछा गया नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट, तो बेसिक सॉल्ट तो यही है, और इसीलिए हम कहेंगे द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस वन इज ऑप्शन डी। राइट, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, तो हम यहाँ पर आंसर लिख लेंगे। आंसर जो है हमारा ऑप्शन डी। देखो हमने किस तरीके से डिराइव किया उसको आप समझो अच्छे से। अब चलते हैं नेक्स्ट में कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या कह रहा है, ऑन एडिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू अ test tube containing a metal X, a colorless gas is produced when a burning matchstick is brought near it. Which of the following correctly represents metal X? अब देखो इसमें क्या कहा गया है, उन्होंने कहा कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो टेस्ट ट्यूब में लिया आपने और उसमें एक मेटल एक्स ऐड कर दिया, एक कलरलेस गैस हुई है produced when a burning matchstick is brought near it. Which of the following property represents correctly for X? ठीक है, अब देखो यहाँ पर बेटा सबसे पहले तो हमें क्या बोला गया है कि एक हमारे पास में H2SO4 दिया है, उन्होंने H2SO4 देके हमसे बोला गया है, H2SO4 हमारे पास में दिया है मतलब एसिड दिया है। एसिड में हमने एक मेटल डाल दिया है जिसकी वजह से यहाँ पर रिएक्शन क्या होगी, यहाँ पर रिएक्शन होगी कि हमारे पास में एक मेटल सॉल्ट निकलेगा और साथ में ही हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ये इसका बहुत ही सिंपल इक्वेशन है। अब हमसे क्या बोले, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स मेटल। अब देखो सोडियम तो एक मेटल है, ठीक है, ये क्या है, एक मेटल है। अब हम बात करते हैं सल्फर। सल्फर क्या है, एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल है, ठीक है, ये नॉन मेटल है। कॉपर क्या है, ये मेटल है, बस कैसा है, लेस रिएक्टिव मेटल है। ये लेस हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी हुई है। सिल्वर भी क्या है, ये भी एक लेस रिएक्टिव मेटल है, और अगर ये लेस रिएक्टिव अगर होंगे तो वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते। तो डिस्प्लेस जो कर सकता है वो सिर्फ एक है एंड दैट वन इज सोडियम। इसीलिए आंसर फॉर फोर्थ इज ए, ऑप्शन ए। ठीक है, क्लियर हुआ है। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट। फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, देखो
फिफ्थ क्वेश्चन में ये बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड को इनमें से किसने करेक्टली रिप्रेजेंट किया वो हमें यहाँ पर बताना है। अब देखो यहाँ पे पहले तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि क्या होता है सोडियम ऑक्साइड, है ना, सोडियम ऑक्साइड की बात हो रही है। सोडियम ऑक्साइड ये कैसे बना होगा, सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, ऑक्साइड का फॉर्मूला O होता है। अब ये O कितना है, ये 2 नेगेटिव है, मतलब O के पास में 1 2 3 4 5 6 है और एक सोडियम के पास में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। मैं जो क्रॉस से दिखा देती हूँ, एक और इसके पास में एक और इलेक्ट्रॉन है। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये इसके साथ में शेयर कर लेंगे और शेयर करने की वजह से यहाँ पे सोडियम के 2 है, इसीलिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं Na। यहाँ पे हम लिखेंगे इसको, ये Na का +1 लिखेंगे और यहाँ पे ये +1 और ये है हमारा 2 और फिर यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन उसने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए हैं, इसलिए हमें ये शो करना पड़ेगा 2 एरो और इसके ऊपर आ जाएगा 2 नेगेटिव। अब हम देखेंगे कि इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इसको करेक्टली रिप्रेजेंट करता है। तो अब देखो इसमें से जैसे अगर यहाँ पे Na इसके आगे 2 लिखा है तो ये सही नहीं हो सकता है, यहाँ पे इसके आगे 2 लिखा तो ये भी गलत है, यहाँ पे 2 कहीं पर मेंशन ही नहीं है तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब ये वाला ऑप्शन देखते हैं और ये वाला ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट है क्योंकि 2 Na इन्होंने मेजर किया क्योंकि हमारे यहाँ फॉर्मूला में 2 आया है। तो करेक्ट आंसर फॉर फिफ्थ वन इज आंसर बी। ओके चलिए नेक्स्ट आते हैं हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर विल फॉर्म अ बेसिक ऑक्साइड। फिर से कॉन्सेप्ट आ गया है, बेसिक ऑक्साइड कौन बनाता है। हमारे पास में 2 टाइप के ऑक्साइड हम कहेंगे, एक होता है एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड और एसिडिक ऑक्साइड हमेशा से कौन बनाता है, एसिडिक ऑक्साइड हमेशा से नॉन मेटल्स बनाते हैं, नॉन मेटल्स। जैसे फॉर एग्जांपल CO2, SO2 ये सभी क्या है, एसिडिक ऑक्साइड है और ये नॉन मेटल्स बनाते हैं। ठीक है, अब देखो अब हम बात कर रहे हैं बेसिक ऑक्साइड की। बेसिक ऑक्साइड हमेशा से मेटल्स ही बनाते हैं, मेटल्स बनाते हैं बेसिक ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं उसको हम कहते हैं बेसिक ऑक्साइड्स। अब देखिए मेटल इनमें से कौन कौन है, पहले तो इसको एटॉमिक नंबर के बेसिस पे इनके नाम लिख लेते हैं। आई होप आप सबको आते हैं इनके नाम अच्छे से क्योंकि हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब आप या तो आप फिंगर्स पे काउंटिंग करके भी लिख सकते हैं, जैसे कि अगर मुझे लिखना है जैसे 7 एटॉमिक नंबर है तो आप फिंगर्स पे काउंट करिए ऐसे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, कार्बन का 6 होता है हमें पता है, और देन आता है 7 नाइट्रोजन। तो इसका नाम क्या हुआ है, नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन क्या होता है, एक नॉन मेटल होता है। फिर हम आते हैं 17, आप फिर से फिंगर पे काउंट करेंगे तो ये क्लोरीन है, क्लोरीन भी क्या होता है, एक नॉन मेटल होता है। फिर हम आते हैं यहाँ पे सिलिकॉन है, ये आप काउंटिंग कर लेंगे और तो आपको पता चलेगा कि ये मेटालॉइड है। और लास्ट में आता है सोडियम। तो इन सब में से सबसे अच्छा ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड कौन सा है, सोडियम बनाएगा और इसीलिए हम इसको कहेंगे करेक्ट ऑप्शन। सो आंसर फॉर 6th इज ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब हम 7th कर लेते हैं। 7th में क्या कहा गया है हमसे, देखो an element M has 50% electrons filled in third shell, as in the second shell the atomic number of M is। ठीक है, तो इनको ये कहना है कि भाई सेकेंड और थर्ड शेल में 50% इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। ठीक, अब देखो अब हम कैसे करेंगे, 50% ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड इन द थर्ड शेल एज इन द सेकेंड शेल। अब देखो हमारे पास में 3 शेल होते हैं। फर्स्ट हम लेते हैं KLM, और KLM ये नाम ही हमें क्यों दिया गया है, ये KLM ये फर्स्ट शेल, ये सेकेंड शेल और ये थर्ड शेल होता है।
अब के शेल में तो हमेशा से 2 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि जो सेकंड शेल होता है उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 8 होती है, तो यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। और उन्होंने कहा है कि थर्ड शेल में इससे क्या होंगे, डबल होंगे, सॉरी इससे हाफ होंगे। अगर हाफ करना है तो मुझे 4 लिखना पड़ेगा, और मैं अगर 4 लिखती हूँ तो ये टोटल हो गया है 14। और इसीलिए करेक्ट आंसर फॉर दिस वन इज ऑप्शन सी, दैट वन इज 14, दैट इज आंसर सी 14। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो बेटा कि हमने सेक्शन ए में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, हमें एमसीक्यू बेस्ड जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। इसके बाद में अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये सभी आपके कुछ बायो के क्वेश्चंस है, कुछ फिजिक्स के क्वेश्चंस है, और इस तरीके से सेट ए में सभी क्वेश्चंस दिए गए हैं। एक और अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो असर्शन रीजन में एक और क्वेश्चन हमेशा केमिस्ट्री का आता है जो कि अभी हम सॉल्व कर लेते हैं, है ना। देखिए ये क्या कह रहा है, ये देखो असर्शन रीजन यहाँ से स्टार्ट होता है, ये हमारा केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, ये रस्टिंग ऑफ आयरन इज एंडोथर्मिक इन नेचर। उनका कहना है कि रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो एंडोथर्मिक होता है। अब एंडोथर्मिक रिएक्शंस मतलब वो रिएक्शंस होती है जिसमें हीट की जरूरत होती है ना, हीट जो है इसमें रिक्वायर्ड रहती है। बट रस्टिंग तो ऐसा नहीं है, मतलब ये क्या हुआ, ये करेक्ट नहीं है। अगर ये करेक्ट नहीं है मतलब ये क्या है, फॉल्स है। सेकंड देखो, एज द रिएक्शन इज स्लो द रिलीज ऑफ हीट इज बियरली इविडेंट। मतलब उनका कहना है कि भाई ये रिएक्शन इतनी स्लो होती है कि उसमें अगर कोई हीट निकल भी रही है तो हमें पता नहीं चलेगा, तो ये बिल्कुल ट्रू है। तो इस बेसिस पे अगर मैं देखूं, आंसर फॉर 17th इज ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। तो क्या है इसका आंसर, जो 17th का आंसर हम लिखेंगे, ये 17th का आंसर जो है ये है आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें लिखा है ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। स्टूडेंट्स इसी तरीके से हमने हमारा जो सेक्शन ए है वो कंप्लीट कर लिया है। अब सेक्शन बी की अगर मैं बात करूं तो सेक्शन बी में देखो हमारे पास में जो क्वेश्चन दिए गए हैं, ये क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। उसमें सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी और केस बेस्ड क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। आई होप आज की क्लास में मैंने आपको जो भी समझाया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे अहेड।